गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमने पढ़ा था। आज काफी स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल के प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए गए हैं, तो कम बच्चे आज का लेक्चर देख पाएंगे। तो आई बिलीव आप लोग रिकॉर्डिंग में ये सब देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास अगर सेकेंड डिग्री कर्व हो इतना बड़ा, तो इसके अंदर ना दो दो लाइंस छुपी हुई होती है। टू लाइंस आर हिडन इन दिस वन सिंगल इक्वेशन, एंड बोथ ऑफ दोज लाइंस, वो दोनों की दोनों जो लाइंस है वो ओरिजिन से पास नहीं करती है। ठीक है। तो आपको अगर वो लाइंस निकालना हो तो आप क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लो या क्वाड्रेटिक इन वाई बना लो। वाई में भी क्वाड्रेटिक आप बना सकते हो। फिर उस क्वाड्रेटिक को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो। मैं मानता हूँ ये चीज जो है काफी डिफिकल्ट है सॉल्व करना, ये आसान नहीं है ना। बट इससे आपका आंसर जरूर आता है, तो आपको दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये तरीका आसान नहीं है माना मैंने, तो कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा इस दुनिया में जो इससे आसान हो। यस, तो मेथड टू उसी के लिए आता है। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड वेरी वेरी इजी। ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं आप लोगों से ही सवाल पूछूंगा कुछ कुछ, एंड ट्राई टू आंसर मी एज मच एज यू कैन। जैसे कि मेथड टू में हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन थी सेकेंड डिग्री की, वो इस तरह की थी। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव। ओके, ये ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब है ना, मेरे को एक बात बताओ आप, कि इसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई है और वो दोनों लाइंस मेरे को निकालना है, लाइन वन और लाइन टू। तो लाइन निकालने के लिए पहला तरीका तो क्वाड्रेटिक वाला था, दूसरा तरीका क्या है वो अपन देखते हैं। देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन सस्ता होता, सस्ती इक्वेशन होती ना, सिर्फ इतना होता 2x² प्लस XY माइनस वाई² इक्वल्स टू जीरो, तो जिंदगी कितनी हसीन होती। सोचिए आप, हम लोगों ने लेक्चर नंबर वन में ही पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया करो, वाई बाय एक्स बनता है, वाई बाय एक्स को मंकी रख दो, मतलब एम, और एम रखने के बाद एम के दो वैल्यू निकाल लो। तो वाई बाय एक्स का पहला वैल्यू -1 है, और दूसरा वैल्यू अगर 2 आया है तो वाई बाय एक्स का दूसरा वैल्यू 2 आ जाएगा। तो दिस कैन बी इजीली सॉल्व। ठीक है। ये कब होता है ऐसा? जब अपने पास होमोजीनियस इक्वेशन हो, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब डिग्री टू, डिग्री वन प्लस वन टू और टू। ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन जो भी होती है उसको सॉल्व करना काफी आसान होता है, इट्स वेरी इजी। लेकिन सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाले टर्म भी आ गए या अनवांटेड टर्म आ गए काफी सारे, है ना। तो इनको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यार मेरी बात आप ध्यान से सुनो। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने बॉक्स कर रखा है, क्या आप इसको सॉल्व करके दो लाइंस निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? पक्का? हर कोई इस क्लास में जो नहीं निकाल सकता मेरे को अनम्यूट करके बोल दो कि सर मेरे को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। हालांकि मैंने आपको सिखाया है, ये पूरी अच्छी सारी चीजें सिखाई है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता दीजिए। तो आप इससे लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हो? विनायक कैसे निकालेंगे इक्वेशन इसकी मदद से? यशस्वी कैसे निकालेंगे हम लाइन की इक्वेशन? अगर सिर्फ इतनी इक्वेशन होती तो हम लाइन की दोनों लाइन छुपी हुई कैसे निकालते? सर हम उस एक्स को ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर यस, उसके बाद एग्जैक्टली वही चीज अपन ने डिस्कस किया था कि आप इसको x² से डिवाइड करो और दो लाइंस आएगी आपके पास। पहली लाइन आएगी y इक्वल टू m1x, दूसरी लाइन मतलब ऐसा लिख सकते हो ना, m1x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन आएगी m2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। आएगी पक्का? चलो, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। क्या? कि लाइन की जो इक्वेशन इस हिस्से से आ रही है ना, इस हिस्से से जो लाइन की इक्वेशन आ रही है सबसे पहले वो निकाल लो हमेशा। जो होमोजेनियस पार्ट से इक्वेशन आ रही है ऑलवेज फाइंड दैट फर्स्ट। और वो जो इक्वेशन आ रही है लेटेस्ट से वो ये है और ये है, तो इसी के पैरेलल अपना आंसर होगा, और इसी के पैरेलल अपना आंसर होगा। ये चीज तो समझ में नहीं आ रही, चलिए करके देखते सॉल्व तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इससे आंसर आने वाले हैं उन्हीं के पैरेलल, मतलब उन्हीं लाइंस के पैरेलल लाइंस अपना आंसर होगी। वो अपन देखेंगे धीरे से, अभी खोपड़ी में नहीं घुसेगी वो बात। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फ्रॉम द होमोजीनियस पार्ट। होमोजीनियस पार्ट से आप इक्वेशन निकाल लीजिए।
तो ये होमोजीनियस पार्ट से मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ। ये देखिए फटाफट, ये तो मैं रफ में कर सकता हूँ। 2x² प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टर्स बता सकते हैं आप मुझे। एक फैक्टर मेरे को लग रहा है m-2 और एक फैक्टर m+1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू -2, दैट इज लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी वो भी अपन लिखेंगे, और एक वैल्यू आ जाएगी -1। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी -2x y इज इक्वल टू -2x, सॉरी +2x, यार क्या कर रहे हो आप, है ना, +2x y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -1x। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छे से लिख देते हैं इसको अपन। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आपको मैं एक सीक्रेट की बात बताता हूँ। क्या पता है, सीक्रेट की बात यह है कि जो इक्वेशन हमारी ये होमोजीनियस पार्ट से आ रही है ना, होमोजीनियस पार्ट से जो इक्वेशन आ रही है वो हेट्रोजीनियस पार्ट से जो इक्वेशन आने वाली चाहिए वो इसी के पैरेलल होगी। मतलब हमारे इसके अंदर एक्चुअली दो लाइन छुपी होगी, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। ठीक है, वो जो लाइन नंबर 1 होगी ना, दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, एंड लाइन नंबर 2 विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू कि जो हेट्रोजीनियस पार्ट से आंसर आएगा वो होमोजीनियस वाली लाइंस के पैरेलल आता है हमेशा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं होता है तो हम ऊपर चल के देखते हैं मेथड 1 से क्या आंसर आया था। देखिए मेथड 1 से 2x माइनस वाई प्लस सम लैम्डा आया होगा, पक्का पक्का, और इधर से आया होगा x प्लस वाई प्लस म्यू। आप चेक कर लीजिए, 2x माइनस वाई प्लस 3, देखा आंसर तो वही है, बस लैम्डा का फर्क है। 2x माइनस वाई वाला पार्ट तो सेम है, और इधर x प्लस वाई वाला पार्ट सेम है। देखो x प्लस वाई वाला सेम है, बस एक म्यू का फर्क है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारी लाइन की इक्वेशन आएगी होमोजेनियस वाले पार्ट से आप वो निकाल लीजिए, है ना। और हेट्रोजीनियस पार्ट वाली इक्वेशन जो हो जाएगी दैट विल बी जस्ट सिंपली लैम्डा एंड म्यू कैलकुलेशन। मतलब उस इक्वेशन में 2x माइनस वाई प्लस ए होगा, ऐसा मान लेते हैं। लैम्डा की जगह मैंने ए ले लिया। और जो सेकेंड इक्वेशन होगी, वो जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई प्लस बी। ठीक है, जो इस पूरे इक्वेशन के अंदर, ये पूरी सेकेंड डिग्री कर्व जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसके अंदर दो लाइंस छुपी होगी, वो दोनों लाइंस ये है। ठीक है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। अभी ना काम की बात देखते हैं अपन। 2x माइनस वाई प्लस ए लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट है, और x प्लस वाई प्लस बी लिखा हुआ है, इसके अंदर दोनों लाइंस छुपी हुई। तो अल्टीमेटली हुआ क्या होगा, इन दोनों लाइंस का मल्टीप्लीकेशन ही तो ये वाली लाइन आई होगी। यही तो होती है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों को आप आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वाली लाइन मिल गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा ये वाली लाइन। ठीक है, ओके 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 ओके। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कि 2x माइनस वाई प्लस ए, मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू राइट समथिंग इन अ स्ट्रेची वे, लेंदी वे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस बी। अच्छा, और वो इक्वेशन, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही ये आया होगा, करके देखते। 2x² प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 5y -6 इक्वल्स 0। ये ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो अभी हो क्या रहा है,
ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है, बस अपने को ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हर टर्म बराबर आएगा, एलएचएस से जो टर्म्स आएंगे वही आरएचएस के बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, तो कैन यू सिंपली कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, सिंपली कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। अब अपने को बस ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आरएचएस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन आरएचएस इज 2। तो एलएचएस में ध्यान से देखो, सब कोई समझ में नहीं आएगा वरना। एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? देखो यहां से एक्स स्क्वायर आएगा कब? जब ये एक्स का टर्म किसी और एक्स के टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और कोई तरीका नहीं है एक्स स्क्वायर के आने का, है ना। अच्छा देखो, ये वाला टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला ए भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। मान रहे हो इस बात को आप? तो जब ये 2x इस x से मल्टीप्लाई होगा तब मेरे को कहीं जाके एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एलएचएस में एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर का टर्म है 2x स्क्वायर, और आरएचएस में भी 2x स्क्वायर है, तो ये तो कंपेयर करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। दे आर विजिबली इक्वल, ये हमको दिखाई दे रहे इक्वल है, वी नीड नॉट वरी अबाउट इट। सिमिलरली अबाउट xy, द कोएफिशिएंट ऑफ xy in RHS is 1 and the coefficient of xy in RHS will get from here when the term of x and the term of y will get multiplied। x का टर्म और y का टर्म जब मल्टीप्लाई होगा ना, तब जाके हमें एक्स वाई के कोएफिशिएंट मिलेंगे। तो ये और ये वाला भी y का टर्म जब ये x के टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो भी कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज दे आर विजिबली इक्वल। एंड सिमिलरली फॉर वाई स्क्वायर, यहाँ पे -1 है कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का, और यहाँ पर भी -1 होगा। देखो -y + y दिख रहा है, -y स्क्वायर है। तो यहाँ तक तो कोई कंपैरिजन का मतलब ही नहीं बनता है। ये आपको समझ में आ रहा है अपन कर क्या रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। मैंने सबसे पहले क्या गेस करा कि जो होमोजेनियस पार्ट से लाइंस की इक्वेशन आ रही है, बस वही लाइंस की इक्वेशन आपको लिखनी है, उसमें ए और उसमें बी जोड़ देना है, और उनको मल्टीप्लाई करके आपको ये मेन इक्वेशन मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई है कि इसी लाइन 2x - y और x + y के पैरेलल ही लाइंस आपका, मतलब इसके अंदर इसके पैरेलल ही जो लाइंस होगी ना, या जो आंसर आएगा वो इन्हीं के पैरेलल होगा, बस खत्म। जो लाइंस आएगी वो इन्हीं के पैरेलल होगी, ठीक है। और आप चाहे तो देख भी सकते हो, इन्हीं के पैरेलल है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा, नाउ वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। आरएचएस में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -1, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आरएचएस में है -1। एलएचएस में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे आएगा। एक्स का कोएफिशिएंट कब आता है? जब ये एक्स वाला टर्म, देखो इधर प्लीज, ये एक्स वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई हो? ना एक्स से, नहीं ना ना, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आ जाएगा। बी से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब जाके आपको एक्स मिलेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो 2x 2bx प्लस एक और बार आ सकता है एक्स का टर्म, जब ये वाला x इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। सोच कर देखिए आप, ax 2b + ax, तो 2b + a हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ये है 2b + है, और राइट हैंड साइड में -1 है। तो हमें एक रिश्ता मिला, फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट। ओके। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए मेरे को आरएचएस में। अब y का कोएफिशिएंट आरएचएस में क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट आरएचएस में क्या होगा? इधर देखो बेटा, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट मेरे को नजर आ रहा है 5 है। क्यों? क्योंकि हम आंख के अंधे नहीं, हमको दिख रहा है। और एलएचएस में देखो क्या हो जाएगा। एलएचएस में y कब बनेगा अपने पास? जब ये y वाला टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब b से, तो -by लिखने की जरूरत नहीं। और ये वाला y का टर्म भी तो है एक यहाँ पे, इसको तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वाला y का टर्म इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ay -by + ay, ये आ जाएगा आपके पास। -by + ay = 5y। आ रही बात समझ? हालांकि y लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इट। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो -b + a को ऐसा लिख दूं, a - b,
ए माइनस बी लिख देते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अपने पास दो अननोन है ए बी और दो इक्वेशन है, सॉल्व करके ए बी निकाल लोगे, जैसे ही ए बी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर, खत्म। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट भी कंपेयर कर लेते हैं अपन। कांस्टेंट देखो कैसे आएगा, आरएचएस में कांस्टेंट है -6 और एलएचएस में कांस्टेंट कब आएगा, जब कांस्टेंट कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ax मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा। y से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ay मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा। इसलिए कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना जरूरी है। ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी अगर देखोगे तो मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा आज, 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा या 20 मिनट पहले छोड़ दूंगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी ये चीजें समझ लो, क्योंकि आज बच्चों की संख्या भी कम है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों का ज्यादा नुकसान हो। हाँ, थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही होगा, वी कैन नॉट अवॉइड दैट। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस भी क्या थोड़ा सा लैग हो जाता है अगर हम वेट करते हैं तो। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म एलएचएस से क्या आएगा, ए इंटू बी, कांस्टेंट्स। पर आरएचएस से कांस्टेंट क्या आ रहा है, -6। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाला है किसी ने, तो मुझे बताइए। जस्ट ऐड कर दो ना, a प्लस टू बी ये -1 के बराबर है, और a माइनस बी ये 5 के बराबर है। क्या करूं बताइए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो a माइनस है 0, 2b प्लस b इज 3b, एंड -1 -1 -5 तो b आ जाएगा -2 के बराबर। तो b -2 के बराबर यहाँ रखो, -2, -2 +2 आ जाएगा, तो a आ जाएगा +3 के बराबर। आ रहा है क्या समझ में आपको? तो आपके पास देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ लाइन आर, देखो 2x माइनस वाई प्लस ए, 2x माइनस वाई प्लस ए, और x प्लस वाई प्लस बी। ठीक है। अच्छा, b कितना है, -2, तो प्लस -2, और यहाँ पे a कितना है, प्लस है, मतलब -3। आ रहा है आपके पास इतना? समझ में आ रहा है? देखो सेम आंसर है, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई -3, x प्लस वाई -2। ओ माई गॉड, ये कैसे आ गया, +3 आना चाहिए था। ये माइनस बी, यहाँ पे अपन ने क्या रखा, अच्छा +3 तो आएगा ए का वैल्यू। ठीक है ना, +3 ही आएगा, पता नहीं मैंने -3 गलती से लिख दिया शायद, क्योंकि यहाँ पे -2 रखेंगे अगर अपन, तो +2 आएगा, और फिर इधर जाके 5 - 2, तो +3 बनेगा। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो 2x माइनस वाई प्लस 3 ये अपने पास पिछले क्लास में आंसर आ रहा था, और x प्लस वाई -2 आ रहा था, अभी भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा, समरी। समरी ये हो गया कि होमोजीनियस पार्ट, होमोजीनियस पार्ट से आप इक्वेशन निकाल लो, ये वाले पार्ट से इक्वेशन निकाल लो, और इस इक्वेशन में आप ए और बी जोड़कर कंपेयर कर लो कोइफिशिएंट, क्योंकि इन्हीं लाइंस के, ये वाली लाइंस जो आएगी आपकी, इन्हीं के पैरेलल आपका आंसर आने वाला है। ठीक है क्या? अच्छा, लास्ट में चेक कर लिया करो कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है, क्या वो -6 है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि ऊपर से आपका जो आंसर आया वो थर्ड वाले के साथ भी मैच होना चाहिए, तो ऐसा करके देख लिया करो। हाँ, इसको आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या आई होप आपने लिखा होगा। तो देखिए होता क्या है हमारे पास, कि हम होमोजीनियस और नॉट होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री कर्व दोनों को सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। ठीक है। तो अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन क्या मिलती है, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू -x। इनको मैं ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि y इक्वल टू 2x कुछ ऐसी लाइन होगी। देखिए ये रही y इक्वल टू 2x लाइन, और y इक्वल टू -x जो रहेगी वो कुछ ऐसी लाइन रहेगी। समझो मेरी बात को आप, है ना, मैं आपको इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ कंसेप्चुअली घुसे। ठीक है।
यहाँ तक ठीक है। तो ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन और ये है y इज इक्वल टू 2x लाइन। अब दूसरी लाइन जो है वो क्या है, ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो 2x प्लस 3 जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये वाली जो लाइन है ना y इज इक्वल टू 2x, इसी के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी, इसी के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, कोमल आप प्रेजेंट हो ना, मेरे को बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है। तो मतलब स्लोप 2 है तो इसी के पैरेलल है और y इंटरसेप्ट 3 मतलब y एक्सिस को 3 पर 0,3 पर कट करेगी। तो कुछ मैं रफ तरीके से अगर बनाना चाहूँ तो आई कैन ड्रॉ इट इन दिस मैनर। तो ये जो वाली जो डॉटेड लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, ये मेरा आंसर है। दिस इज वन ऑफ द लाइंस। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द लाइंस जो मेरे आंसर में आ रही है। और दूसरी लाइन क्या आ रही है मेरे पास, ये वाली y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो इसका स्लोप कितना है, -1 और y इंटरसेप्ट कितना, +2। तो स्लोप तो इसका -1 है, इसलिए तिरछी लाइन बनाई मैंने, तिरछी तिरछी सीधी, समझ रहे हो आप मेरी बातों को। हाँ, और y इंटरसेप्ट +2 है तो +2 यहाँ पे हो, क्योंकि ये +3 है ना, तो +2 कहीं नीचे होगा। तो ऐसा कुछ ये वाली लाइन होगी मेरे पास। तो ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये दिस इज आवर आंसर। डॉटेड लाइन इज आवर आंसर। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं आपको क्या फील कराना चाह रहा हूँ, कि होमोजीनियस वाली लाइन, जो सस्ती वाली लाइन होती थी ना, होमोजीनियस सस्ती वाली होती थी, और ये नॉन होमोजीनियस वाली जो सेकंड डिग्री कर्व होती है, महंगी इक्वेशन होती है। तो सस्ती इक्वेशन से जो अपना आंसर आता है उसी के पैरेलल ही आंसर अपना महंगी इक्वेशन से आता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आवर आंसर इज दिस डॉटेड लाइन, है ना, दिस इज अवर आंसर। अब पूरा देखो, पूरा जो अपन ने सॉल्यूशन करा है, एक मिनट रुकिए, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, जस्ट टू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं आपको 2-3 बार समराइज करा चुका हूँ, एक बार और करा देता हूँ कि कभी भी आपको इसके अंदर छुपी हुई दो लाइंस निकालना हो तो क्या करो, ये जो होमोजीनियस वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लो, उससे आपकी दो लाइंस आएगी। वो दो लाइंस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइंस होती है, लेकिन आपका आंसर जो है वो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। खैर, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो सब सारी बातें भूल जाओ, बस ये देखो कि ये जो लाइंस आ रही है अपने पास, दीज लाइंस, है ना, आपका ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, बस आपका आंसर इन्हीं के पैरेलल होगा। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको सीखना है। तो 2x माइनस वाई के पैरेलल एक लाइन लिख दो, लैम्डा ही तो ऐड करना होता है, मैंने ए ऐड करा है, और इसके पैरेलल एक लाइन लिख दो, म्यू ऐड करना होता है, मैंने बी ऐड करा है। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही अपना ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है, नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट को आप कंपेयर करोगे, सबसे पहले आप x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, फिर y का करो, और फिर कांस्टेंट को कंपेयर करो। ठीक है, और दोनों में बड़ी इजी इजी इक्वेशन बनती है, सॉल्व करो, ए बी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही ए बी का वैल्यू आया आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, these dotted lines are our answer. ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट तो था ये, माना मैंने। अब सेकंड ये है, ये जो डॉटेड लाइंस है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है वो निकालिए। इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस
represented by 2x minus y plus 3 कहाँ गया इक्वेशन? हाँ, यही वाली इक्वेशन ना, 2x² प्लस xy। ठीक है, हाँ। अब आप लोग स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। हाँ, आई होप आप आगे देख रहे हो। तो ये वाली जो लाइंस है, इसके अंदर दो, मतलब ये वाली जो इक्वेशन, इसके अंदर दो लाइन है। लाइन नंबर 1 क्या है? 2x, देखो यहाँ से 2x माइनस वाई प्लस 3, और दूसरी लाइन है x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालिए? जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, जस्ट सॉल्व these two resolved lines। इन दोनों रिजॉल्व लाइंस को आप सॉल्व कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो ये दोनों रिजॉल्व लाइन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करना तो आप लोगों को आता है, 2x माइनस वाई प्लस 3, और इधर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2x प्लस एक्स 3, और 3x माइनस 2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो x का वैल्यू आ रहा है -1/3, और इसको पुट करो दोबारा कोई भी इक्वेशन में तो y का वैल्यू भी आ जाएगा। मैं ओरली निकाल लूंगा, देखते हैं आप लोग समझ पाते हो या नहीं। -1/3 आ रहा है यहाँ पे, -2, तो -6 -7 प्लस 7/3। ठीक है, कर लेना भाई, मैच है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ओके। अगला है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस। ठीक है, अच्छा देखो, आप लोग अगर सामने देख रहे हो तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। क्या? कि कभी भी आपको एंगल निकालना हो, कभी भी आपको एंगल निकालना हो तो ऐसे निकाला करो। देखो, यस, ये जो देखो, ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन के बीच का एंगल निकालोगे तो ये वाला एंगल आएगा, और दोनों की डॉटेड लाइंस, अपना एक्चुअल आंसर तो डॉटेड लाइन है ना, तो हमको डॉटेड लाइंस के बीच का आंसर चाहिए। सही बात है, लेकिन जो डॉटेड लाइंस के बीच का आंसर है वही तो आंसर, वही वाला जो होमोजेनियस से आंसर आता है अपने पास। मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द डॉटेड लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन ये वाली लाइंस जो ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन कौन सी है? वो सस्ती वाली लाइंस, ये वाली 2x माइनस वाई इक्वस टू 0 और x प्लस वाई इक्वस टू 0, है ना। ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस वो सस्ती वाली लाइंस है। तो हमने क्या कहा कि आपको कभी भी एंगल निकालना हो लाइंस के बीच में तो आप है ना सस्ती वाली लाइन से निकाल सकते हो, खेल खत्म।
ठीक है, हमेशा आप सस्ती वाली लाइन से एंगल बिटवीन द लाइंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, फाइंड एंगल के लिए आप क्या करो, एंगल बिटवीन द लाइंस, ये वाली लाइंस के बीच का जो एंगल होगा विल बी सेम एज, अच्छा ये समझ में आ रहा है क्या? ये दो लाइंस है, आप समझो इस चीज को, दीज आर टू लाइंस, विल बी सेम एज एंगल बिटवीन देयर होमोजेनियस पार्ट, होमोजेनियस पार्ट। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइंस के बीच का एंगल निकालने से बेहतर है कि आप ये होमोजीनियस पार्ट के बीच का एंगल निकाल लीजिए। तो डॉटेड लाइंस जो है उसको आप भूल जाइए। होमोजीनियस पार्ट वाली लाइन क्या थी? 2x, मैं भूल गया, 2x माइनस वाई, पहली लाइन लिखो, दैट इज 2x माइनस वाई, और दूसरी लाइन क्या है? x प्लस वाई, है ना, दैट इज दिस एंड दिस। इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है वो आप निकाल लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आ रहा है क्या समझ में? तो हमने क्या कहा, सुनो मेरी बात, ये जो होता है ना, हर सेकेंड डिग्री कर्व का ये वाला जो हिस्सा होता है, होमोजीनियस हिस्सा, वो बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, आप इनमें छुपी हुई दो लाइंस निकाल लो और फिर आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, एंगल तो डायरेक्टली निकल जाता है। तो इनके बीच का एंगल निकालने के दो तरीके मेरे पास। पहला तरीका है कि आप tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये कर लो। और दूसरा तरीका क्या है, कोई भी बच्चा मेरे को बताना चाहेगा? आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई मुझे फॉर्मूला बता देता तो। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो एंगल, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, याद आया? ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सही साक्षी, आपका आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे भी निकालो ना, क्या दिक्कत है? आपको ऐसे निकालना है ऐसे निकाल लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। क्योंकि एच का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, बताइए मुझे। एच का वैल्यू यहाँ पर आएगा हाफ। अरे आँख के अंदर से थोड़ी अपन, ये 2h(x(y) होता है ना, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और बी का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, या फिर tan थीटा यहाँ पे आप डायरेक्टली रख लो, तो tan थीटा आ जाएगा m1 माइनस m2। m1 कितना है? स्लोप नंबर 1 इज 2। m2 कितना है? स्लोप नंबर 2 इज -1। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 m2। ठीक है, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ये मॉड। तो आपके पास tan थीटा यहाँ से आ जाएगा 3, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3। आ रहा है क्या समझ में? पक्का? सेम यहीं से भी यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। आपको यकीन नहीं होता तो खुद से करके देखो, मैं थोड़ी करके बताऊंगा, करो खुद से। चलिए, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको।
क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इक्वेशन of component lines. Whose combined equation is 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 equals to 0. ठीक है, also find the angle between the lines and their point of intersection. ठीक है, आपके लिए ही एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखो, एक चीज सुन लो मेरी बात, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, फटाफट आपको समराइज करा दूंगा विद इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहले दिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है उसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई होती है और दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करती है। इसको होमोजेनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर टर्म का डिग्री सेम है, दैट इज 2। तो होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2। इसके अंदर छुपी हुई लाइंस कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। उसी तरह से आपके पास अगर होमोजेनियस इक्वेशन ना आए, हेट्रोजीनियस इक्वेशन, अब ये हेट्रोजीनियस बोलना कोई गलत नहीं है लेकिन वो अपन बुक्स में नहीं बोलते, तो हेट्रोजीनियस इक्वेशन आ जाए तो उसके अंदर भी दो लाइंस छुपी हुई होती है L1 इंटू L2, लेकिन वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं करती है। अच्छा, वो जो होमोजेनियस इक्वेशन अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, इस होमोजेनियस इक्वेशन को मैं सस्ती इक्वेशन बोलता हूँ, पेयर ऑफ लाइन की सस्ती इक्वेशन, और इस इक्वेशन को मैं पेयर ऑफ लाइन की महंगी इक्वेशन बोलता हूँ। तो महंगी इक्वेशन अगर आपने को सॉल्व करना है तो आप क्या करो, इसके अंदर भी सस्ता वाला पार्ट छुपा होता है, ये वाला, पहले इसको रिजोल्व कर लिया करो। इसके अंदर आप रिजोल्व करोगे तो y इक्वल टू m1x और m2x आएगा। फिर बस आपको लैम्डा और म्यू या फिर a और b लगाकर बस कांस्टेंट कंपेयर करके आपको लाइंस को रिजोल्व करना रहेगा। जैसी लाइंस आ जाती है, एंगल बिटवीन देम आराम से आ जाएगा, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इजीली कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका एक समरी है। ठीक है, तो सस्ती इक्वेशन बहुत आसान होता है, हर कोई कर लेता है, महंगी इक्वेशन सॉल्व करना चैलेंज है, ट्राई करें, ट्राई करो आप लोग, आपके पास टाइम है। ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा, मैं ज़्यादा आपका आज लेक्चर लेंदी नहीं करूंगा ताकि जो लोग आज मिस कर रहे हैं लेक्चर उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, और हमारा वैसे भी जितना कवर करना था हमने बहुत कम टाइम में आज कवर कर लिया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, आपके पास 5 मिनट है, पूरे तीनों पार्ट्स निकालिए, मैं किसी का भी नाम लूंगा, आप सॉल्व करके मुझे बताइए, आंसर बताइए। लेट अस स्टार्ट। देखिए बेटा, आप लोग है ना सामने देखिए, और एक बार मैं आपको स्पीड बताता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका होमोजीनियस पार्ट चुरा के आप इधर लिख दो। ठीक है, फिर इस होमोजीनियस पार्ट को रिजोल्व करो फटाफट। तो आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड जब करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 6 + 5m माइनस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब 4m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, सॉरी माइनस 6, यशस्वी इसके फैक्टर बताओ, -6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके? -8m + 3m। -8m, क्या बोला आपने, मैं समझा नहीं। -8m + 3m। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस, मैं समझा नहीं आपकी बात, -8m मतलब
24 6 4 5। सर डायरेक्ट फैक्टर्स बताओ क्या m के? हाँ, m का वैल्यू बता दो ना, सीधे खत्म करो। m is equal to minus 3/4 और m is equal to 2। अच्छा, आप मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मेरा वहां ध्यान ही नहीं था। ठीक है ठीक है, इट्स ओके। -8m + 3 में आप सही बता रहे थे, अभी मेरे को चमका। कई बार मास्टर को भी नहीं चमकता है। हाँ जी, तो y इज इक्वल टू -3/4x, ये पहला इक्वेशन होगा, और दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x होगा, तो दैट इज 3x + 4y इक्वल्स टू 0, और 2x - y इक्वल्स टू 0। ये लाइंस होगी, है ना। ये लाइंस तब होती जब इक्वेशन होमोजीनियस यानी कि सस्ती वाली इक्वेशन होती, बट अभी महंगी वाली इक्वेशन है। तो कोई बात नहीं, महंगी वाली इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होता है। तो इधर दोनों लाइंस को आप पहले ऐसे लिख दो, और आप क्या करो, कांस्टेंट यहाँ पर लिख डालिए, जैसे कि यहाँ पे a और यहाँ पर b लिख दिया मैंने। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? अब आप कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट्स। कंपेयर कोएफिशिएंट्स फटाफट। तो मैं क्या करूंगा, एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लूंगा। अच्छा, कैसे कंपेयर करते? यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इक्वल्स टू, रुको एक मिनट, ये लाइन जो है एक्चुअल में इसके बराबर होगी ना, 6x² + 5xy। समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो ये वाला आएगा लाइन, 4y² + 7x + 13y -3 = 0। ये ठीक है। तो आप कंपेयर कर लो एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देता हूँ। तो x का कोएफिशिएंट LHS में जो आ रहा होगा वो क्या आएगा, बताइए मुझे। देखो इधर, देखो देखो देखो, 3x जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब आपको एक x का टर्म मिलेगा, मतलब 3 × b × x, 3bx। और 4y जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला 2x जब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 2ax मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये 7 के बराबर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ y देखते हैं अपन। किसी का कुछ और आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा। कोएफिशिएंट ऑफ y देखिए, जब ये 4y इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 4by, और जब ये a × -y -a तो 4b - a, 4b - a इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट इधर कैसे आएगा, 13 के बराबर आएगा। ठीक है, और कोई कांस्टेंट टर्म जो होगा वो अपन देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म आएगा, देखिए कैसे, a × b, और इधर आ जाएगा कांस्टेंट -3 के बराबर। अच्छा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू फाइनली क्या आएगा, आप में से कोई मेरी हेल्प कर दोगे तो मजा आ जाएगा मुझे, बताइए। ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप बता दो मेरे को अच्छा लगेगा। नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं। -1 और +3, थैंक यू। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट आ भी रहा है तो इट इज करेक्ट, वैसे भी करेक्ट है ही। तो हमारे पास जो दोनों लाइंस है वो फाइनली रिजॉल्व हो गई है। देयरफॉर द लाइंस आर, क्या थी लाइंस, 3x + 4y -a, मतलब -1, दिख रहा है, प्लस है मतलब -1, 3x + 4y -1 एंड 2x - y + 3। ठीक है, ये हो गई लाइंस की इक्वेशन। और अगर ये लाइंस की इक्वेशन हो गई है तो इनको आप सॉल्व करके आप इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो, और इनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो। तो tan थीटा अगर आपको निकालना हो तो पहली वाली लाइन का जो स्लोप है वो है -3/4, और दूसरी वाली लाइन का जो स्लोप है वो है 2। तो आप tan थीटा आराम से निकाल सकते हो, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। ठीक है, ये आ गया लाइन का स्लोप। तो इसको अपन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 4 × 2 = 8 + 3 = 11/4,
और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 -6 -2 ऐसा आ जाएगा, तो -11/2। तो थीटा आ जाएगा दोनों लाइन के बीच का tan इनवर्स ऑफ 11/2, क्योंकि बेटा ये जो मॉड है ना, ये जो मॉड है 11/-2 मॉड, ये तो 11/2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, आपको दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालिएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, दोनों लाइंस का आप निकाल लोगे ना खुद से। जस्ट सॉल्व दीज लाइन, 3x + 4y - 1 = 0। ये मैं करके नहीं बता रहा हूँ, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। +3 = 0 कैसे करें बताइए? -4 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 + 3 11x, और यहाँ पे आ जाएगा +11 = 0। तो x की जगह -1 आ जाएगा, और दोबारा आप इसको रख दो कोई भी लाइन में, -1 को यहाँ रख दो, -3 -1 -4, y की जगह +1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 +1, काफी लोगों का आंसर आया भी था, सबसे पहले कोमल का आया था, आई गेस यशस्वी का आया था या। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1 1। अच्छा, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बहुत शानदार ट्रिक। ठीक है, ट्रिक टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिखिए, ट्रिक टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द लाइंस। बिना लाइन को फाइंड करे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। आप समझ पा रहे हो मैं आपको कितनी बड़ी बात बता रहा हूं? आपने यहाँ पे देखो लाइन नंबर 1 निकाला, लाइन नंबर 2 निकाला, और दोनों को सॉल्व करा, तब जाके आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। क्या अगर मैं आपको ये बताऊं कि बिना लाइन निकाले भी ऐसा किया जा सकता है, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आप MSCET का एग्जाम दे रहे हो, जेई में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर सीईटी में इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिस सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो आप क्या करो, 3 स्टेप फॉलो करा करो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है, मैं लिखवा देता हूं, मेरे साथ साथ लिखिएगा। डिफरेंशिएट द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, differentiate the second degree equation with respect to x, treating y as constant। ठीक है, स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट ऐसे लिखिए, पहले लिख लो, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ साथ आप लिखिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये स्टेप्स ज्यादा है भले ही, लेकिन तरीका बड़ा इजी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट करते अपने को आता है ना, फिजिक्स में थोड़ा बहुत सीखा है। विथ रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। इसको अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। स्टेप 3 है, solve the equations so obtained from step 1 and 2 to get the point of intersection। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो अगर आपको बिना लाइंस की इक्वेशन निकालने, आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन थी यहाँ पर, वो थी 6x² + 5x, ये वाली, दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैड। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था, -1, 1। तो ये जुगाड़ है,
अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ी सी लाइन छोड़ देना, मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, आप आगे देखिए, बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड माइंड से, आपको पूरा मक्खन की तरह समझ आएगा। डिफरेंशिएशन आता है ना आपको, पक्का? हाँ, तो आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन में आपको ये करना है। अच्छा, मैंने इसको रेड क्यों कर दिया, आई वांटेड टू डू इट ब्लैक। हाँ जी, आगे देखिए प्लीज। तो हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 1, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और y आपके लिए कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। आता है ना समझ में आपको? तो जैसे 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 12x। और यहाँ पे देखो 5xy लिखा हुआ है, जो उसमें 5xy में ये 5y तो कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, क्योंकि 5 तो बचपन से कांस्टेंट है और y अभी पर्टिकुलरली इस जगह पर कांस्टेंट है, ठीक है? हम्म तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ मेरे को, एनी स्टूडेंट, 5x का डेरिवेटिव क्या होता? 5, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है, ये अपन बाहर ले लेते हैं और x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। उसी तरह से ये कांस्टेंट को आप बाहर ले लो और x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। तो 12x प्लस 5y इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। अब ये 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि y पूरा कांस्टेंट है, तो ये 4y स्क्वायर कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है? तो ये +0, फिर 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7, लिखते जाइए। फिर से ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 1 के लिए। अच्छा, ये तरीका, ये ट्रिक है, जुगाड़ है, आप इसमें दिमाग मत लगाइए कि सर ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन बताओ, ये आपको मतलब कौन से मैथमेटिशियन ने बताया था, कौन से साल में बताया था, ये सब फालतू बातें नहीं। 13y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 3 का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 12x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर चुके हो डिफरेंशिएट, अब y के रिस्पेक्ट में करना है। y के रिस्पेक्ट में करो आप इसको, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो x को कांस्टेंट मानोगे तो 6x स्क्वायर पूरा कांस्टेंट हो गया, देख नहीं रहे हो आ गया, आगे देखो, 6x स्क्वायर पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 0। फिर 5x y में देखिए, 5x, अब ये 5x कांस्टेंट हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन फिजिक्स में आपने 100% किया होगा अब तक, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने भी पढ़ी भाई फिजिक्स। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 5x, है ना, इसको आप बाहर रख लो। और ये सॉरी हाँ, y का डेरिवेटिव, अच्छा देखो, अगर ऐसा होता तो अगर 11y का डेरिवेटिव मैं बोलता तो आप 11 बताते ना, क्योंकि y का डेरिवेटिव करा आपने, 11 तो कांस्टेंट है। उसी तरह से 5x तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है? फिर ये 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -8y। आता है ना डिफरेंशिएशन करते, जिसको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता हो, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा अभी यहाँ पे, इतना डिफरेंशिएशन हमें सिखाया गया है बकायदा फिजिक्स में। फिर 7x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अभी x के टर्म कांस्टेंट है। 13y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 13, और ये 3 तो कांस्टेंट है, 0। बस, आपके पास दो इक्वेशन आ रही है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही जादू है, सॉल्व 1 एंड 2, इनको आप सॉल्व कर लो, आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मैं करके बताऊं सॉल्व? देखो, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो कर लो यार अब कैसे भी कर लो सॉल्व, थोड़ा मेहनत वाला काम हो गया। चलो, मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसको पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं नहीं, 5 से मत करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि यहाँ पे 5 8 जार 40 आ जाए, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ -40 आ जाए। अरे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, कोई रोएगा नहीं है ना, क्लास 10वीं सब सीखा है अपन ने। 12 8 जार 96 एक्स प्लस 8 5 जार 40 वाई प्लस 7 8 जार 56 इक्वल्स टू 0। फिर 5 5 जार 25 एक्स माइनस 8 5 जार 40 वाई प्लस 13 5 जार 65 इज इक्वल टू 0।
40/45 कट जाएगा, तो 96 + 25 कितना आ जाएगा? 101, 121, और ये भी कितना आ जाएगा? 121। तो x का वैल्यू -1 आ गया। सिमिलरली आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा 1। आप रख देना ना, x उठा के कहीं पे भी रख दो, सेम आंसर है अपने पास। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1, 1। ठीक है, अच्छा। अब है ना, यहाँ पे नोट जो लिखवा रहा था मैं आपको, वो ये है, सुनो मेरी बात। आपके मन में डाउट आएगा कि ये जो पार्शियली डिफरेंशिएट करा अपन ने, इससे क्या लाइंस आपको मिल गई दोनों? नहीं, ये लाइंस नहीं है, दीज आर नॉट द लाइंस। ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, ये कोई कचरा है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 दोनों कचरा है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, लेकिन इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सॉल्व करने पे अपने को वो लाइन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो नोट ये है, द इक्वेशंस obtained in step 1 and 2 are not the actual lines. ठीक है, लिख दो, we are just interested in their point of intersection. We are just interested in their solution. ठीक है, लिख डालिए यहाँ तक। तो बस यहाँ पे आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी हमको कल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आपके पास होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम स्टेट बोर्ड बुक। स्टेट बोर्ड की बुक से आपको मैं होमवर्क दूंगा, और सीबीएसई की बुक में ये वाला टॉपिक है ही नहीं शायद, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड की बुक आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कोई अगर नहीं लिख पाया हो तो आज से मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे क्लास 12th में जा रहे हो। सो नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट द नोट्स ऑनलाइन, बट आपका वैसे भी आज क्लास ऑफलाइन होना चाहिए, राइट? तो अब तो वैसे भी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज टेम्पररी, फॉर सम टाइम आई विल अटैच द पीडीएफ फाइल। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।